Hello everyone, this is Chirag Jain. Welcome to 1% Daily. This is our 13th lecture in Organization Theory series. So we were discussing organizational structures which we will complete in this lecture. कुछ छोटे टॉपिक्स रह गए हैं that we will discuss. देखो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीन वर्ड्स बहुत बार आ चुके हैं. अब इसको समझते हैं तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है. अथॉरिटी का मतलब वैसे ऑल्दो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन. डिसीजन लेने की पावर इज अथॉरिटी. डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू यूज ऑफ रिसोर्सेज, टू डू और नॉट टू डू समथिंग. किसी से भी चीज़ से होते क्या करना है क्या नहीं करना, या रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, उन सब के बारे में डिसीजन लेने की पावर इज अथॉरिटी. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. जो भी आपको काम दिया गया है उसको पूरा करने का ऑब्लिगेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है मेजरेबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस. बेसिकली जवाबदेही, कि जब आपने सुपीरियर ने आपको एज अ सबऑर्डिनेट काम दिया है उसका मेजरेबल, आप कितना काम कर पा रहे हो या कितना काम नहीं कर पा रहे हो, जवाबदेही उस काम की इज अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स का मतलब टॉप टू बॉटम, क्योंकि पावर देना है, पावर तो जो ऊपर है वही देगा ना नीचे वाले बंदे को. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स. ऑब्लिगेशन नीचे बंदे की होती है, उससे बाद उसके ऊपर वाले बंदे की होती है. राइट, इट्स फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अपवर्ड्स. अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, क्योंकि जवाबदेही पहले नीचे जो बंदा है उसकी होगी, देन जो ऊपर बैठा है उसकी होगी. सो इट्स फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, फ्लो अपवर्ड्स. अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ये हम डेलीगेटेड क्या मतलब होता है, डेलीगेट का आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ऑल्दो डेलीगेट का मतलब होता है काम दूसरों को देना फॉर लिमिटेड टाइम. अथॉरिटी मतलब पावर को आप डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ केसेस में. रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, एंड अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू whom द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर. एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना, और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना. ठीक है, कि जो उसको काम दिया है वो पूरा करे. दिस इज डेलीगेशन. ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स. थियो हेमन ने क्या डेफिनेशन बोली है? ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्या प्रोसेस है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, भाई तुम्हारा ये काम ये पूरा होना चाहिए, वो तुम्हारी ड्यूटी है. फिर उसको पावर दी जाती है. ठीक है. एंड फाइनली उसकी एक जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है. दिस इज हाउ द डेलीगेशन इज डन. वो अपवर्ड भी हो सकती है, साइडवेज भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है. अपवर्ड का मतलब नीचे वाला बंदा ऊपर कुछ काम दे सकता है कुछ केसेस में. डाउनवर्ड ऊपर वाला बंदा नीचे देता ही देता है, ठीक है, काम. साइडवेज मतलब आपस में कलीग्स एक दूसरे को काम दे सकते हैं फॉर लिमिटेड टाइम. ठीक है. सो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस आएगी ऑब्वियसली. एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, उनको जो मैनेजर लेवल का काम है वो भी डेलीगेट किया जाएगा. तो एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे कि उनको नए नए काम दिए जा रहे हैं, जैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की फैसिलिटी है, बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्विकर एंड बेटर डिसीजन होंगे, कंटिन्यूटी रहेगी ऑपरेशंस में. कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मैनेजर छुट्टी पे चला गया 2 दिन की, तो उसने जो उसका नीचे सबऑर्डिनेट था उसने उसको पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तू 2 दिन का काम मेरा तू संभालेगा. तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशंस में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वो ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं हो उसकी लीव पे जाने के लिए लाने की वजह से. ठीक है. सो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है. वर्कलोड रिड्यूस होता है मैनेजर्स का, कभी ज़्यादा काम आ गया तो दे कैन डेलीगेट देयर सम वर्क टू सबऑर्डिनेट्स. एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है. ठीक है, इंप्रूव हो रहा है. अब कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं. ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेलीगेटर्स, जो डेलीगेट करते हैं. कौन डेलीगेट करता है? सुपीरियर. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्स्टेकल्स हैं? अनफेमिलैरिटी विद द आर्ट ऑफ डेलीगेशन. देखो हम कहते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, सिमिलरली डेलीगेशन भी एक आर्ट है, और उस आर्ट को कैसे करना है, डेलीगेट कैसे करना है, उसकी भी एक कला है जो कि लोगों को नहीं आती है. ठीक है. डिजायर टू एडमिनिस्टर. क्या करते हैं, एक ह्यूमन नेचर है, छोटे मोटे काम तो हम डेलीगेट कर देते हैं, बट जहाँ डिसीजन मेकिंग बारी आती है ना, हम चाहते हैं सारे डिसीजन हम खुद लें. तो कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टेकल एक ये भी बन जाता है कि हम डिसीजन सारे खुद लेना चाहते हैं एज अ सुपीरियर. लैक ऑफ फेथ.
कई बार होता है कि भाई वो मैं उसको काम बोलते रहा हूँ, क्या वो ढंग से करेगा नहीं करेगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे करेगा नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, माइंड में कन्फ्यूजन्स चलती हैं, माइंड ही अलाउ नहीं करता कई बार, ठीक है। फियर अबाउट पोजीशन का भी होता है कि अगर मैं यार इस लेवल में बैठा हूँ, मैं उसको एक काम बोलूँगा तो कैसा लगेगा। डिज़ायर टू मेक आइडेंटिटी, अब हर काम हम खुद चाहते हैं कि हमारी हर जगह वाह हो ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो सुपीरियर्स का क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमारी, सोचते होंगे लाइक एज अ ह्यूमन नेचर कि हमारी वाह हो, उसके लिए हम सारे काम खुद करें, डेलीगेट ना करें, दैट बिकम्स एन ऑब्स्टेकल। एक रेगुलर इंटरफेरेंस कि कोई और को डेलीगेट करे, उसका भी इंटरफेरेंस आ सकता है। एंड रिस्क है ऑब्वियसली किसी से काम कराने में कि वो काम कैसा आउटपुट निकलेगा अगर हम किसी और से करा रहे हैं तो। अब ऑब्स्टेकल्स डेलीगेट या डेलीगेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेलीगेट या डेलीगेंट मतलब जिसको डेलीगेशन दिया जा रहा है, जिसको काम दिया जा रहा है, किसको दिया जाता है, सबऑर्डिनेट्स को। सबऑर्डिनेट्स को क्या लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कम है, क्या हम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्रिटिसिज्म किया कि यार वो मेरी, हो सकता है मेरी तारीफ होने के बजाय बुराई हो उस काम को लेके। इंसेट ने तो मिलता नहीं, वो एक एक्स्ट्रा काम है बट उसका कोई एक्स्ट्रा पे नहीं होता। नॉलेज नहीं होती, नॉन कॉपरेशन होता है, कई बार काम दे देते हैं बट कॉपरेट नहीं करता सीनियर बंदा उनके साथ, एंड एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है। तो दीज आर द ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ डेलीगेशन। एक अच्छे डेलीगेशन की क्या गाइडलाइंस है, नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ डेलीगेशन, जो हमने लिमिटेशन में पढ़ा बेसिकली वही सब कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर कि डेलीगेशन का आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट्स भी कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स को सेलेक्ट करो कि जो कैपेबल हो काम करने के लिए। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग दी जाए, गोल्स डिफाइंड हो, जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज किया जाए। इंटरफेरेंस रूटीन काम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबऑर्डिनेट्स की जो रूटीन काम है उसको सुपीरियर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। गिविंग इंसेंटिव अगर दोगे तो ऑब्वियसली काम वो अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें पैसा मिलेगा तो वी विल डू आवर वर्क, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा, अगर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा तो डेलीगेशन भी बहुत अच्छे से होगा। एडिक्वेट कंट्रोलिंग एंड प्रेज इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है किनसे, सबऑर्डिनेट से, तो उनकी बुराई करने के बजाय उनको प्रेज करो, ठीक है। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन। प्रिंसिपल्स क्या है, देखो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड, आपको जैसा रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से आप ड्यूटीज असाइन करोगे। अथॉरिटी की लिमिट बताना भी ज़रूरी है कि उनको कितना अथॉरिटी दी जा रही है, अथॉरिटी जितना दी जा रही है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही बैलेंस करना ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी को एकदम यूँ ही नहीं कि भाई अब मैंने, जैसे मैनेजर बोले कि मैंने एक काम अपने जो है सबऑर्डिनेट को दे दिया, अब वो हो गया काम खराब, तो टॉप मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो उसको दे दिया, वो जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो यही बोल रहे हैं इस पॉइंट में कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं इस बंदे बेचारे बंदे को ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, वो कैसे काम करेगा। स्केलर चेन होना चाहिए, काम कैसे फ्लो होगा, कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज भी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, डेलीगेशन हमने अभी डिस्कस किया, डिसेंट्रलाइजेशन हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देखो, डेलीगेशन मीन्स हैंडिंग ओवर एन अथॉरिटी फ्रॉम हाई पर्सन टू लो पर्सन, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब ये हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन इज फाइनल आउटकम व्हेन डेलीगेशन इज परफॉर्म सिस्टमैटिकली। डेलीगेशन अगर बार बार किया जा रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है, दैट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एक मैनेजमेंट की टेक्निक है, डिसेंट्रलाइजेशन कोई टेक्निक नहीं है, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेशन में जो अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट है क्या है, सुपीरियर्स आर अकाउंटेबल, सबऑर्डिनेट्स को आप काम तो करा लो बट अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, सुपीरियर्स की, वही कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। डिसेंट्रलाइजेशन में डिपार्टमेंट हेड्स अकाउंटेबल होते हैं, जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी काम हो रहा है। रिक्वायरमेंट, डेलीगेशन हर लेवल पे हो सकती है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन मर्जी है आपकी एज इन लाइक टॉप मैनेजमेंट की कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन की वो सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं या इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, जो हमने डिस्कस किया था। लिबर्टी ऑफ वर्क, सबऑर्डिनेट्स को फुल लिबर्टी नहीं होती क्योंकि वो किसी और का काम कर रहे हैं, वो खुद का काम नहीं कर रहे हैं, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन में तो काइंड ऑफ फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा दी जाती है, लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। अल्टीमेट कंट्रोल तो जिसने काम दिया उसके हाथ में रहेगा, राइट। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का अल्टीमेट कंट्रोल रहता है। रिलेशनशिप, डेलीगेशन किसके बीच में होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन कहीं भी हो सकता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, बेसिकली सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स बनाने की, जो हमें यूनिट्स बना रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, वो सेमी ऑटोनॉमस हो। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब, ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि दे कैन मेक देयर डिसीजन देमसेल्व्स। सेमी ऑटोनॉमस मतलब कुछ डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, ठीक है। नेचर क्या है डेलीगेशन का, टेम्पररी है
एंड लिमिटेड ट्रांसफर होती है अथॉरिटी का। डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट नेचर का होता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी ज्यादा होता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन यहाँ नहीं होता है या बहुत कम होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन ग्रांट करता है? जो सुपीरियर डेलीगेट कर रहा है वही ग्रांट करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ग्रांट करती है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड वेरी इजी एज वेल। नाउ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट विच कैन बी सुपरवाइज्ड बाय मैनेजर। मतलब एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं या हो सकते हैं, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इन अ सर्वे ऑफ लार्ज 100 कंपनीज बाय अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, एक रिसर्च हुई थी, एक सर्वे हुआ था बेसिकली। किसने किया था? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसमें निकाला मीडियन 9 मोड 8, मतलब बेसिकली एक एवरेज वैल्यू निकाली 8 से 9 बंदे हैं जो एक सुपीरियर के अंडर हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विद नैरो स्पैन, देखो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन, नैरो स्पैन, एक वाइड स्पैन। नैरो स्पैन का कैसे बनता है? लाइक दिस इज अ टॉप मैनेजमेंट और उसने अपने नीचे 2 बंदे रखे, फिर उनके आगे फर्दर 2 बंदे, इस तरह से, ठीक है। दिस इज नैरो स्पैन। वाइड स्पैन मतलब टॉप मैनेजमेंट में अपने नीचे 1 बंदा रखा, 2 बंदे रखे, 3 बंदे रखे, 4 5 बंदे रख लिए, उन्होंने फिर अपने नीचे और बंदे रख लिए, ठीक है। सो दिस इज द नैरो स्पैन, दिस इज वाइड स्पैन। नैरो स्पैन में क्या होता है? क्लोज सुपरविजन है, क्योंकि मैनेजर दोनों को ध्यान रखेगा। क्लोज कंट्रोल है, फास्ट कम्युनिकेशन है, हाई कॉस्ट है, बहुत सारे लेवल्स हो जाते हैं क्योंकि, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वाइड स्पैन में क्या है? फोर्स डेलीगेशन, जरूरत से ज्यादा डेलीगेट हो गया। क्लियर पॉलिसी स्ट्रक्चर, बहुत क्लियरली रहेगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का सिलेक्शन अच्छे से रहेगा। कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज बहुत सारे एक जो काइंड ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बहुत सारे लेवल्स हो गए हैं, एंड कम्युनिकेशन इश्यूज भी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कॉग्निटिव अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ डिग्री समवन एक्सेप्ट्स एंड एग्रीज विद ईच अदर आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन, जजमेंट्स। अथॉरिटी का मतलब कोई आप कितना पावर है आपके पास, लाइक कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। कॉग्निटिव मतलब कोई आप लोगों को, आपको लोग कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आपके आइडियाज से कितना डील कर पा रहे हैं, आपके व्यूज से कितना मैच कर पा रहे हैं, आप इन ओपिनियंस को कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉग्निटिव अथॉरिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ टीचर बाय स्टूडेंट जनरेट्स एंड कॉग्निटिव अथॉरिटी इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। एग्जांपल है कि टीचर जो बोल रहा है वो जनरली क्या होता है ना, प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर बोला बच्चे उसको बहुत अच्छे से मानते हैं। सो दैट इज अ कॉग्निटिव अथॉरिटी फॉर प्राइमरी टीचर। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। एक बार से बहुत सारी एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना, दैट इज सिंक्रोनाइज करना टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ब्रिंग्स टुगेदर एक्टिविटीज, रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंग्स हार्मनी इन देम। एसेंशियल अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए और हर फंक्शन पे, दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग। अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग में क्या है? देखो, मैनेजर मस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड मेक श्योर इट मैचेस करंट नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर का काम क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की एस्टैब्लिश है वो जो नीड ऑफ द टाइम है उसके हिसाब से है नहीं है। मैनेजर शुड कंसीडर वेदर हायरार्की हैज ग्रोन टू स्मॉल, मैनेजर शुड कंसीडर वेदर हायरार्की हैज ग्रोन टू स्मॉल और टू सेंट्रलाइज। उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हायरार्की है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज तो नहीं हो गई है, बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं हो गई है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर दे दी है बहुत ज़्यादा। इफ मैनेजर फाइंड्स hierarchy does not provide control, they need to maintain adequate supervision of the people and resources. अगर उनको लगता है कि कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है with the existing level of hierarchy, तो वहाँ पर चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट चेंजेस करना चाहिए। मैनेजर शुड periodically consider and meet in teams to evaluate performance and redesign organization structure as per demands of the time. बार बार कंटिन्यूसली इसको रीडिजाइन करो as per the demands of the time and situation, ठीक है। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम चैन ऑफ कमांड। ये क्या है? क्या बोल रहा है? एक्सट्रीमली टॉल या फ्लैट स्ट्रक्चर पॉजिटिव प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं या तो बहुत ज्यादा टॉल या बहुत ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हेंस एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन एडिक्वेट नंबर्स ऑफ लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम नंबर ऑफ लेवल, जो एक एडिक्वेट नंबर ऑफ लेवल्स है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। ऑर्गेनाइजेशन शुड चूज मिनिमम नंबर ऑफ हायरार्किकल लेवल्स कंसिस्टेंट विद इट्स गोल एंड एनवायरनमेंट व्हिच इट ऑपरेट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एज फ्लैट एज पॉसिबल, और जितना कोशिश करना चाहिए कि जितना फ्लैट आप कर पाओ उतना करना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड को भी हम आगे देखते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड को क्या बोल रहे हैं? बेसिकली इट्स अ मेटाफॉर फॉर रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखो, पहले मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या थी? ये वाला टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट
देन लोअर मैनेजमेंट एंड देन वर्कर्स। पर जो एक इन्वर्ट पिरामिड है वो एक मैनेजमेंट जो है मॉडर्न एक व्यू पॉइंट मैनेजमेंट को दर्शाता है। मैनेजमेंट का क्या कि देखो सबसे पहले रखे हुए हैं कस्टमर्स, देन एम्प्लॉयज, देन एग्जीक्यूटिव टीम एंड देन सीईओ। बेसिकली इसी पिरामिड को, जो ट्रेडिशनल पिरामिड है, उसको उल्टा कर दिया। इसमें क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज आर क्लोजेस्ट टू द क्लाइंट। एम्प्लॉयज हैं जो क्लाइंट से ज़्यादा क्लोज हैं, राइट, एंड नो द डिमांड ऑफ द टाइम। और वही है जो मार्केट से करेंट जो है कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहे हैं। दे नो द डिमांड ऑफ द टाइम एंड शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक टू एनवायरमेंट। तो सबसे ज़्यादा डायनामिक तो इनका ही होना जरूरी है, ठीक है ना। दे शुड हैव अ फ्रीडम टू टेक डिसीजन। एम्प्लॉयज को फ्रीडम देनी चाहिए डिसीजन लेने की, एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली वही है ना जिनको सब पता है मार्केट का अल्टीमेटली। तो मैनेजर्स बिकम अ फैसिलिटेटर, और मैनेजर को सिर्फ फैसिलिटेशन का काम करना चाहिए, ठीक है। मोर एडेप्टेबल, फास्टर ऑर्गेनाइजेशन, मोरल बूस्टर। अगर इस तरह का हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज भी ज़्यादा मोरली डेवलप होंगे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका एक अच्छी फीलिंग रहेगी। सो दिस इज द inverted pyramid. So here we have completed the entire chapter for organization structure. In next lecture we will start a new chapter, that is power.